केस फर्स्ट, ठीक है। माना किसी ट्रक का द्रव्यमान, मान लेते हैं किसी ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा किसी कार का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी ट्रक का द्रव्यमान, ट्रक क्या होता है, ट्रक वजन में भारी होता है और कार वजन में हल्का होता है, ये आपको ही पता है, हमें ही पता है। तो ट्रक के द्रव्यमान को हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया और कार के द्रव्यमान को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो माना किसी ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा किसी कार का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है। दोनों का हम संवेग ले लेते हैं, दोनों का संवेग P1 व P2 है, ठीक है। तथा दोनों का वेग जो v है वह क्या है, वह समान है, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई ट्रक है जिसका द्रव्यमान, क्योंकि ट्रक एक भारी वजन का होता है और कार जो होती है एक हल्की वजन की वस्तु होती है, ठीक। तो जो ट्रक का द्रव्यमान है हमने स्मॉल m से बता दिया और कार का जो द्रव्यमान है हमने स्मॉल m से उसको यहाँ पे बता दिया और दोनों का संवेग हमने ले लिया P1 और P2, यानी कि अर्थात ट्रक ट्रक क्या होती है, भारी वस्तु होती है। ट्रक के लिए हमने ले लिया P1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल v, ठीक है। और कार के लिए हमने ले लिया P2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v, क्या ले लिया, स्मॉल m इंटू v, ठीक है। अब दोनों का अनुपात देखते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v स्मॉल m इंटू v। इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, क्या बचेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पर P1 के सामने कैपिटल M है और P2 के सामने स्मॉल m है, ठीक है। यहाँ पर P1 के सामने क्या है, P1 के सामने आपका कैपिटल M है और P2 के सामने क्या है आपका, P2 के सामने आपका स्मॉल m है। ये आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है। इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2, क्या कह सकते हैं, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। हमारे यहाँ पर कहने का ये मतलब है बच्चों, हमारे यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इस स्थिति में यहाँ पर ये क्या देखने को मिला कि उस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा, उस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा जिस वस्तु में भार अधिक होगा। इस केस का मतलब यही हुआ कि उस वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा जिस वस्तु का भार अधिक होगा। कैपिटल M जो है वो ट्रक का द्रव्यमान है और स्मॉल m क्या है, स्मॉल m जो है वह कार का द्रव्यमान है। P1 के सामने कैपिटल M है और P2 के सामने स्मॉल m है, ठीक है। P2 किसके लिए किसका संवेग है, स्मॉल m का, और ये कैपिटल के सामने P1 है, इसका संवेग है। तो इस स्थिति में हमने क्या किया, जो कैपिटल M है, ठीक है, वो किससे बड़ा होगा, स्मॉल m से बड़ा होगा। इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लें। बात समझ में आई। यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि
इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जिस वस्तु इस स्थिति में कहा जा सकता है कि जिस वस्तु का वजन ज्यादा होता है उस वस्तु का संवेग ज्यादा होता है। ठीक है, इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जिस वस्तु का वजन ज्यादा होता है उस वस्तु का संवेग ज्यादा होता है। नोट कर लें, ये हो गया होगा। अब इसे मिटाते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस सेकेंड, माना किसी ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल एम है तथा किसी कार का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, दोनों का संवेग समान है। दोनों का संवेग क्या हमने ले लिया, दोनों का जो संवेग है, कार और ट्रक का जो संवेग है, हमने यहाँ पर समान मान लिया। ठीक है, और वहां पे क्या माना था पहले कंडीशन में, पहले केस में हमने ये माना था दोनों का वेग समान है, और यहाँ पे हमने संवेग को समान कर दिया। ठीक है, P समान है तथा दोनों का वेग हमने ट्रक के लिए हम ट्रक का वेग कैपिटल V मान ले रहे हैं, कैपिटल V व स्मॉल v है। अर्थात ट्रक के लिए P इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V, और कार के लिए कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल इंटू स्मॉल v। क्या ले लिया, यहाँ पर ट्रक के लिए और कार के लिए दोनों का संवेग समान है, द्रव्यमान अलग अलग है और उसका वेग भी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, हम दोनों का अनुपात निकालते हैं। P अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल v। P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ तक करिएगा आप लोग, यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से करिएगा। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिलेगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू कैपिटल V। इसको लिखा जा सकता है स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, यही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल m के सामने कैपिटल V है और कैपिटल M के सामने स्मॉल v है ना। कैपिटल M के सामने स्मॉल v है और स्मॉल m के सामने कैपिटल V है, तो जो कैपिटल M होगा, ठीक है, वह स्मॉल m से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान जो है, ट्रक का जो द्रव्यमान है, यानी कि जो ट्रक का भार होगा, जो वजन होगा, वह कार की अपेक्षा क्या होगा, कार की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसलिए स्मॉल v इज ग्रेटर देन कैपिटल V। ठीक है, यानी कि
इस कंडीशन में हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो हल्की वाली वस्तु का वेग अधिक होगा। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखवा देता हूं। यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसका हम लोग लिखेंगे, इसमें नीचे से लिखेंगे, दूसरे लाइन से हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी में कि इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो भारी वाली वस्तु की अपेक्षा हल्की वाली वस्तु का संवेग हल्की वाली वस्तु का वेग अधिक होगा। ठीक है, क्या कहा जा सकता है, इस स्थिति में कहा जा सकता है कि यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है तो भारी वाली वस्तु की अपेक्षा हल्की वाली वस्तु का वेग अधिक होगा। नोट कर लें। नोट हो गया होगा, ये टॉपिक बहुत आसान था, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर जो द्रव्यमान बता रहे हैं आपको, द्रव्यमान का मतलब भार से ही होता है। ठीक है, वजन से ही होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक, न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। लिखेंगे इसमें हम, न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा होता है संवेग का नियम और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो पहला होता है आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, दूसरा होता है आपका संवेग का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मोमेंटम। और तीसरा होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है,
न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से? पहला होता है आपका जड़त्व का नियम, दूसरा होता है संवेग का नियम और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जड़त्व का नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरे वाले को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम और तीसरे वाले को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग जड़त्व के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सब लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूं। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। सभी वस्तुएं इस नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, या तो आप इसको जो डिफाइन करना है लॉ ऑफ इनर्शिया को, यानी कि जड़त्व का जो नियम है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको आप या तो इस रूप से डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन करना हो, दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या यदि कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की, ऐसे लिख सकते हैं, गति की अवस्था में हो, गति की अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक इन अवस्थाओं में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति की अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक इन अवस्थाओं में रहेगी जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, यह जो नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं? इस नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व मैंने बताया था आपको क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग इसके एग्जाम्पल को, इस डिफिनीशन को एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, नोट हो गया होगा, मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और सबसे पहले वहाँ पे आप लोग वहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में डिफिनीशन लिखने के बाद नोट में लिख लीजिएगा, इसे गैलीलियो
का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नोट में ये लोग आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इससे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है, यह क्या है, यह कोई कार है। ठीक है, यह कार क्या है, यह कोई कार है, यह रुकी हुई अवस्था में है, विरामावस्था में है, यानी कि खड़ी है, स्थिर है, कहीं हिल डुल नहीं रही है। ठीक है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, क्या लगाएं, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो जाहिर सी बात है यह सरकना शुरू कर देगी, या इसका जो पहिया है वह चलना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम भोजपुरी भाषा में बोल सकते हैं डुगुरना शुरू कर देगी। क्या बोल सकते हैं, डुगुरना शुरू कर देगी। ठीक है, भोजपुरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ये पहिया, ये कार क्या है, यह कार डुगरने लगेगी, यानी कि यह कार चलना शुरू कर देगी। ठीक, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, या विरामावस्था में थी और यह गति की अवस्था में आ गई। ठीक है, मान लीजिए अब सपोज दैट यही कोई कार है, यह कोई कार है और यह चल रही है। ठीक है, यह कार चल रही है, मान लीजिए इसका जो वेग है हम मान लेते हैं v = 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह 1 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, बात समझ में आई, या 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, मान लीजिए यह कार मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा ही मान लेते हैं, किलोमीटर क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कार 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो मान लीजिए चल रही है, यानी कि इसका जो वेग है एक समान है। तो इस स्थिति में अगर हम ब्रेक मारें, ठीक है, अगर हम ब्रेक मारें तो जाहिर सी बात है इसके वेग में कुछ न कुछ कमी तो आएगी, इसके वेग में कुछ न कुछ कमी तो जाहिर सी बात है आएगी कि नहीं आएगी। मान लीजिए यह कार है, यह v = 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और हमने ब्रेक मारा तो इसके कार के वेग में परिवर्तन हुआ और यह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगी। भाई जाहिर सी बात है मैं कार चला रहा हूँ तो जाहिर सी बात मैं ब्रेक मारूंगा तो इसकी स्पीड में, इसके वेग में कुछ न कुछ कमी जरूर आएगी। ठीक है, तो यह कार में क्या हुआ, कार की गति में क्या हुआ, कार की गति में परिवर्तन हुआ, यानी कि इसके वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, यानी कि गति की अवस्था में है, तो वह तब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो था आपका न्यूटन के गति का पहला नियम। ठीक, अब हम लोग इसके बाद कल के लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है आपका F प्रोपोर्शनल टू dp/dt। ठीक है, क्या है, F प्रोपोर्शनल टू dp/dt, यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती होती है। और इस नियम की सहायता से हम प्रूफ करेंगे F = ma को। क्या प्रूफ करेंगे, इस नियम की सहायता से हम F = ma को कल के लेक्चर में प्रूफ करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।